कच्चे तेल में रिकवरी से अमेरिकी बाजारों में लौटी तेजी। डाउ 225 अंक उछला। एशिया की मजबूत शुरुआत। जापान का बाजार निक्केई 1.5% ऊपर और एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में। अच्छी तेजी दिखाने के बाद पस्त हुआ कच्चा तेल, भाव $30 प्रति डॉलर के करीब। HUL के नतीजे आज 5.5% वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान। जी एंटरटेनमेंट, ओबेरॉय रियल्टी और इंडियन होटल्स के भी नतीजे आज। BS6 नियमों पर सरकार और ऑटो इंडस्ट्री में मतभेद। नियमों पर इंडस्ट्री तैयार नहीं, गडकरी ने कहा। प्रदूषण मुक्त भारत पर कोई समझौता नहीं। 11वीं सालगिरह के मौके पर CNBC आवाज की खास पहल। शाम 5 बजे देखिए न्यू इंडिया समिट। वित्त मंत्री समेत देश के कई दिग्गज होंगे शामिल। और देश भर में मकर संक्रांति की धूम। दिन भर हम आपको बताएंगे ऐसे शेयर जो रिटर्न के आसमान में भरेंगे ऊंची उड़ान। आप सबको मकर संक्रांति, पोंगल, ओणम और साथ ही लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेमंत, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करें कि आज दुनिया भर के बाजारों में जो बेहतर माहौल बनता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिख रहा है, उसका फायदा उठा पाए। हफ्ता था देखिए और बुल्स ने जोर लगाया है। हर रोज जोर लगाते हैं नीचे से रिकवरी दिखाने की, और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन अच्छा हो, इससे ज्यादा बेहतर बात नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो आज की रणनीति यही होगी कि इस उतार चढ़ाव भरे 2 सेशन के बाद क्या बाजारों में आज स्टेबिलिटी लौटेगी, क्या रिकवरी होगी, क्या 7,600 के पार पहुंच पाएंगे, उछाल में बिकौली की जाए या गिरावट में खरीदारी, और रेंज के बाहर किस तरफ निकलेगा बाजार, ये हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ेंगे जो बनाएंगे आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल और ट्रेड शिफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। और साथ ही आज मकर संक्रांति के खास मौके पर एक्सपर्ट से वो शेयर भी जानेंगे जो ऊंची उड़ान भरने का दमखम रखते हैं। ये सब होगा इस कार्यक्रम में थोड़ी ही देर में, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स। अनिल, कच्चे तेल में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी कल, उसके चलते हमने देखा डाउ में एक बढ़िया बढ़त देखने को मिली। ट्रिपल सेंचुरी लगी वहां पर, और उसका असर कुछ एशियाई मार्केट्स पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस समय कच्चा तेल वापस से नीचे जा रहा है, तो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है हर कमोडिटी में, हर इक्विटी मार्केट में इस समय। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि पिछले 2 सेशन इतने भारी भरकम उतार चढ़ाव वाले रहे कि जो बढ़िया मजे हुए स्किल ट्रेडर्स है ना, वो भी हिल चुके हैं कि इतना उतार चढ़ाव। लेकिन मुझे लगता है अब आज जिस तरह का माहौल आपको ग्लोबली होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव कम होगा। अब आपके लिए शायद उतने बड़े स्विंग्स ना देखने को मिले जो आप पिछले 2 सेशन में देख चुके हैं। तो पहली बात तो है कि थोड़ी राहत वाला सेशन हो सकता है। दूसरी बात, 7,400 और 7,600 की जो ट्रेडिंग रेंज की हम बात कर रहे थे पिछले 2 सेशन से, वो अब भी बरकरार है। और अगर इंट्राडे में 7,400 टूटे तो फिर नीचे के बड़े खतरे बनते हुए नजर आएंगे। और क्लोजिंग बेसिस पर हमने कल भी यही कहा था कि भले ही 100, 125, 150 पॉइंट नीचे एसजेक्स दिख रहा है, लेकिन 7,500 के नीचे की क्लोजिंग होना मुश्किल है, और नहीं हुई तो 7,500 के नीचे जब तक क्लोजिंग ना हो तब तक नया खतरा आपके लिए पैदा नहीं होता। तो थोड़ी राहत ले सकते हैं। जिस तरह से भारी भरकम उतार चढ़ाव हुआ, कहीं कहीं थोड़ी कोशिश बाजार के संभलने की हो रही है, बेस्ट फॉर्मेशन की हो रही है। ये कहना जल्दबाजी हुआ कि बाजार अपना पूरा करेक्शन कर चुके हैं 500-600 पॉइंट का, और यहां से अब नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन हां, यहां से नीचे जाने के लिए कुछ बड़े नेगेटिव मंदी के ट्रिगर्स की जरूरत है जो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। कम से कम थोड़ी राहत के संकेत है, लेकिन असली तेजी या यूं कहें कि मंदी की पोजीशन कटेगी 7,600 के ऊपर, और करेक्शन पूरा हो गया है। ये संकेत आपको तब मिलेगा जब निफ्टी 7,700 के पार निकलकर ट्रेड करना शुरू करेगा। तो बहुत सारे आंकड़े जिन पर आपको नजर रखनी होगी। जहां तक सिर्फ और सिर्फ आज की ट्रेडिंग का सवाल है, 7,450 को स्टॉप लॉस रखिए, खरीदिए निफ्टी को। अगर सुस्त शुरुआत हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है उससे कहीं बेहतर शुरुआत होती दिखे, लेकिन अगर सुस्त शुरुआत हो तो वहां पर खरीदारी का मौका होगा। 7,600 आपका इंट्राडे के लिए लक्ष्य हो सकता है। तो ये आज की निफ्टी की रणनीति हो सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 15,500 अब भी अहम सपोर्ट का काम करेगा, और उसके नीचे फिसल गए तो 15,200 थोड़ा दूर है। लगता नहीं कि आज बाजार उस तरफ जाने की तैयारी में है, लेकिन 15,500 बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। 15,900 तक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है। पीएसयू बैंक्स, अगर बाजार रिकवर हुआ तो वहां पर शार्प रिकवरी आ सकती है, तो वहां नजर रखनी चाहिए। और आईटी शेयरों पर इन्फोसिस को छोड़ दें क्योंकि वो चल चुका है, लेकिन इन्फोसिस के अलावा मिड कैप और दूसरे आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी का रुझान आज के सेशन में बन सकता है।
चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान अब जुड़ चुके हैं। संदीप जैन तो हमारे साथ हैं ही, साथ ही आरके ग्लोबल के राकेश बंसल भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है और आप दोनों को भी मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। राकेश, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, ये बताइए क्या लग रहा है, सेंस क्या मिल रहा है? 7400 के करीब तो जाता है, लेकिन देखिए तोड़ता नहीं है उस लेवल को। क्या यहां से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ? उसके लिए प्ले करेंगे आज, या आपको लगता है उछाल में बिकवाली यही एक स्ट्रैटेजी है जो काम कर रही है और आज भी करेगी? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। हेमंत जी, पहले तो धन्यवाद मकर संक्रांति की शुभकामनाएं के लिए, और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं सीएनबीसी आवाज और उसके सारे व्यूअर्स को भी। शुक्रिया। देखिए हेमंत जी, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए। नीचे में अगर आप टेक्निकली देखें तो 7425 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट बना है, और अगर आप मार्केट्स में देखें टेक्निकली, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो शॉर्ट करने के फेवर में नहीं है। दूसरा, अगर आप टेक्निकली यूएस मार्केट्स के चार्ट देखें तो वहां पर एक लिमिटेड डाउनसाइड लगती है मौजूदा स्तरों से। और सबसे इंपॉर्टेंट हेमंत जी, अगर आप देखें पिछले 2 दिनों में भारतीय बाजारों में वोलेटिलिटी काफी बढ़ी है, और जब भी वोलेटिलिटी बढ़ती है वो सिग्निफाई करता है कि टॉप या बॉटम फॉर्मेशन इज इन प्रोसेस। और हम 9000 से गिरते हुए 7500 के स्तरों पर आए हैं और 7500 पे काफी वोलेटिलिटी बढ़ रही है। तो वोलेटिलिटी को देखते हुए टेक्निकली ये कहा जा सकता है कि शायद बॉटम फॉर्मेशन इज इन प्रोसेस है। मेरा ऐसा मानना है कि इन स्तरों पे शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, उल्टा लॉन्ग्स की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, वो पैटर्न्स देखनी चाहिए जहां पर की ब्रेकडाउन्स नहीं हुए, टेक्निकल पैटर्न्स इंटैक्ट हैं, या फिर उन स्टॉक्स को देखना चाहिए यहां पर कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से अभी अनिल जी ने बताया 7600 के ऊपर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अगर आप देखते हैं 7605 एक वो लेवल है जिसके ऊपर एक अच्छी रैली ट्रिगर होगी, और 7630 टेक्निकली मुझे वो स्तर लगते हैं कि जिसके ऊपर कंफर्टेबली एक लॉन्ग्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। अगर 7630 के लेवल्स टूटते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 7700 के लेवल्स भी टूटते हुए देखेंगे ऊपर में। ओके, तो ये राय इस वक्त निफ्टी पर मंदी न करें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। संदीप जैन हमारे साथ है। संदीप, क्या आपको भी लगता है खरीदारी करने का वक्त है आज? देखिए, खरीदारी की मैं राय इमीडिएटली नहीं दूंगा। हालांकि सर्टेनली ये तो क्लियर है कि बॉटम कहीं ना कहीं बन रहा है, और 7500 के नीचे जो मार्केट बंद नहीं हो रहा वो एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत है। और जिस तरीके से 8-10 ट्रेडिंग सेशंस, डेंजरस ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं जो बहुत ही जबरदस्त वॉलेटाइल रहे हैं, ऊपर नीचे 100-150 पॉइंट निफ्टी रही है, तो वो जब इस तरीके की चाल आती है मार्केट में तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा रुक जाना ज्यादा बेहतर होगा। स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट्स, कंफ्यूज्ड है तो थोड़ा रुके। और मैं तो हमेशा वैसे भी मिड कैप और स्मॉल कैप्स को ज्यादा रेकमेंड करता हूं। तो लार्ज कैप्स में हालांकि बहुत अब सस्ते वैल्यूएशन हो चुके हैं, तो वहां पे थोड़ी चाल आएगी। उसके बाद स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में भी बहुत अच्छी चाल आएगी। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच है। आज का दिन हो सकता है कि पॉजिटिव रहे, 20-25 पॉइंट एसजीएक्स, निफ्टी भी तेज है। कल क्रूड की वजह से थोड़ा मार्केट भी सही था, क्रूड भी वापस से नेगेटिव में आके ही बंद हुआ है शायद। तो मेरे हिसाब से वेट करें, और अगर मौका मिले तो हो सकता है कि 7600 के ऊपर मैं रादर कंफर्म होने के बाद बाइंग की राय दूंगा। बिल्कुल, तो चलिए वेट एंड वॉच का अप्रोच इस समय अपनाना चाहिए। और जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं बार बार, देखिए कच्चा तेल ऊपर गया था, नीचे आ गया है, और अब आप देखिए एशियाई बाजारों के ऊपर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर हांगकांग के मार्केट्स, चाइना के मार्केट्स जिस पर ज्यादा नजर रहती है, आप देखिए हांगकांग के मार्केट्स लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस समय 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। शंघाई के मार्केट्स पर भी नजर डालेंगे, 1% नीचे ये भी है। तो कच्चे तेल में उछाल जरूर देखने को मिला था, अब वो उछाल सस्टेन नहीं हो रहा है, और इसलिए यहां पर भी दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी लेकिन आज फ्राइडे है तो अच्छे संकेत दे रहा है, 20 पॉइंट ऊपर। लेकिन देखिए बाजार का मूड तो पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन से, जो संदीप कह रहे हैं, काफी डेंजरस सेशन रहे हैं, और उसमें एफआईआईज ने मूड खराब किया है। और कल फिर देखिए 4 डिजिट के फिर से बिकवाली के आंकड़े, 9 दिन में 6480 करोड़ रुपए की बिकवाली, बड़ी बिकवाली है। और डीआईएस नहीं होते तो क्या होता, इन्होंने ये एब्जॉर्ब की है। हाँ, ये जरूर है कि बिकवाली के आंकड़े कल भी काफी खराब हैं, और कैश मार्केट में 4 डिजिट के आंकड़े अच्छे तो नहीं कहे जा सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहली बात तो है कि डोमेस्टिक फंड ने एफआईएस की बिकवाली के मुकाबले में ज्यादा खरीदारी की है, 1500 करोड़ की, और ये कम देखने को मिलता है। तो कम से कम आप थोड़ा राहत का संकेत ये ले सकते हैं कि घरेलू मनी, जो घरेलू पैसा है, वो इन लेवल्स पर बाजार में आने को तैयार है। दूसरी बात है कि आंकड़े एफआईएस की तरफ से जो वायदा कारोबार के, वो पॉजिटिव साइड पर है, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स में महज 100 करोड़ की बिकवाली हुई है, वो भी बैंक निफ्टी में ज्यादा बिकवाली हुई है, और
निफ्टी में एफआईज की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है, ये एक इंटरेस्टिंग संकेत है। दूसरी बात, स्टॉक फ्यूचर्स में कल 450 करोड़ के आसपास की एफआईज ने खरीदारी की है और ऑप्शंस में भी अब उनकी खरीदारी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती दिख रही है, जिनके लिहाज से मैच 450 करोड़ की है। तो नेट आप देखें तो फ्लोज पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। एक तरफ वायदा कारोबार के डेटा निकाल कर देखें और दूसरी तरफ डोमेस्टिक फंड्स के देखें जो खरीदारी हुई, और सामने एफआईज की बिकवाली। तो ये बात आप जरूर कह सकते हैं और ये सही भी है कि ऊपरी स्तरों पर एफआईज की बिकवाली का दबाव बरकरार रहेगा, जो हम लगातार कह रहे हैं, और इसी वजह से 7600 के पार बाजार नहीं जा पा रहा है। इन आंकड़ों के दम पर यह कहना अब भी सेफ है कि 7600 के ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल होगी, अनलेस कि आज ग्लोबल मार्केट को देखकर एफआईज अपनी शॉर्ट पोजीशन काटने की कोशिश करे। तो लोअर लेवल पर आपको सपोर्ट मिल रहा है घरेलू फंड से, ऊपरी स्तर पर दबाव आ रहा है एफआईज की तरफ से। बिल्कुल, तो एफआईज लगातार दबाव बना रहे हैं। अनिल से पूछेंगे कि एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले राकेश कह रहे थे कि कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव्स उनको दिख रहे हैं मार्केट में। कौन से वो स्टॉक है जहां पर आपको लगता है तेजी की जा सकती है आज के सत्र में, राकेश? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले अगर शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो एक काउंटर है HDIL। अगर आप देखें मार्केट की काफी बड़ी लिस्ट जो है एफएनओ बैन के अंदर गई हुई है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी लिस्ट में HDIL का नाम शामिल नहीं है और रियलिटी स्पेस के अंदर इसके अंदर बिल्डअप मुझे अच्छा लगता है। इंट्राडे के नजरिए से HDIL को बाय किया जा सकता है 74.50 के स्टॉप लॉस के साथ 81.80 के लक्ष्य के लिए। दूसरा एक बाय कॉल रहेगा सनोफी इंडिया पे। फार्मास्यूटिकल के अंदर इसका पैटर्न काफी बेहतरीन है, 2 से 3 दिन का लक्ष्य बना के सनोफी को बाय किया जा सकता है 4125 के स्टॉप लॉस के साथ 4400 के लक्ष्य के लिए। और एक और बाय कॉल है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर, इसमें भी चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन है, 1230 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय किया जा सकता है 1347 के लक्ष्य के लिए। जो मैंने कॉल्स दिए हैं सनोफी और गोदरेज, इनका तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट है। जैसे अभी अनिल जी भी कह रहे थे 7600 के ऊपर जाने के लिए काफी जोर लगेगा, तो काफी सोच समझ के कॉल्स दिए हैं। बट जो HDIL है मोर ऑफ अ स्पेकुलेटिव प्ले है, इसमें मुझे लगता है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। चलिए, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिल सकती है। HDIL के ऊपर आप लॉन्ग साइड के अगर आइडियाज ढूंढ रहे हैं तो काम कर सकते हैं। और सनोफी और गोदरेज कंज्यूमर्स, ये वो स्टॉक हैं जहां पर नजर होनी चाहिए। कुछ ही देर में संदीप से भी पूछेंगे कि मकर संक्रांति के मौके पर कौन से वो स्टॉक्स हैं जो उनको पसंद हैं, जो ऊंची उड़ान भरने का दमखम रखते हैं। इस सब पर बात होगी, लेकिन एफएनओ से क्या संकेत मिल रहा है, क्या रेंज दिख रही है आपको एफएनओ में, डाउनसाइड कितनी है मार्केट की? देखिए, लोग ये जानना चाहते हैं, खरीदारी तो करना चाहते हैं बाजार में, लेकिन समझना चाहते हैं कि कितना और नीचे गिर सकता है बाजार। नीचे की रिस्क अब हेमंत तभी खुलेगी जब या तो आप 7500 के नीचे बंद हो जाए या इंट्राडे में 7400 को तोड़ दे। जब तक ये 2 लेवल नहीं टूटते हैं, जो कम से कम आज तो नहीं दिख रहे हफ्ते का आखिरी दिन, तब तक नीचे की रिस्क नहीं है। अब उस नीचे की रिस्क या तो बड़ी कोई ऐसी इवेंट हो जाए तब होगी। एक इंटरेस्टिंग बात जो कल के सेशन में दिखी, कल पहली बार इतने दिनों के बाद, भले हमने पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन एक पॉजिटिव चीज हुई है, वो ये कि निफ्टी ने कल हायर हाई बनाया है पिछले दिन के मुकाबले में 15 पॉइंट से, 7600 के पार पहली बार निकला है। दूसरा हायर लो बनाया 18 पॉइंट से, परसों के जो लो थे 7425, उसके सामने 7443 का लो बनाया। तो कहीं न कहीं पहला संकेत ये दिया है 2 दिन की उठापटक के बाद थोड़ी सी राहत के संकेत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉजिटिव हो गया सब कुछ बदल गया है, लेकिन हाँ थोड़ी रिलीफ है। कम से कम पहली बार कहीं तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने कुछ कोशिश की है बाजार को रोकने की। अब जहां तक सवाल है वायदा कारोबार के संकेतों का, बैंक निफ्टी सबसे कमजोर कड़ी यही है, क्योंकि कल भी आप देखिए 0.25% की तेज गिरावट बैंक निफ्टी में और 75,000 शेयर नए जुड़े, तो शॉर्ट पोजीशन वहां पर काफी भारी भरकम बनी है एफआईज की तरफ से भी, ट्रेडर्स की तरफ से भी। तो अगर आज बाजार में रिकवरी आनी तो सबसे पहले PSU बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, वहां आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। निफ्टी में कोई खास बदलाव नहीं, पुट कॉल रेशियो में खास बदलाव नहीं, प्रीमियम जरूर घटकर 3 पॉइंट के आसपास आ गया, तो आज प्रीमियम में बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। तो वायदा कारोबार के बाकी आंकड़े जो हैं वो पूरी तरह से उसी ट्रेडिंग रेंज का इशारा कर रहे हैं। तो ओवरऑल उतार चढ़ाव के लिए तैयार है। एक और खास बात इस वीकेंड पर वो ये कि जो आप लगातार हाईलाइट कर रहे हैं ना कि क्रूड देखिए वापस ऊपर नीचे जा रहा है ऊपर आकर, और जिसकी वजह से एशिया में दबाव बन रहा है। रविवार को ईरान की सैंक्शंस खत्म हो सकती है, और अगर रविवार को ईरान की सैंक्शन खत्म होती तो कच्चे तेल के लिए काफी नेगेटिव होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से और सप्लाई बढ़ती हुई दिखेगी। तो सोमवार को भी आपको बड़े उतार चढ़ाव के साथ खुलने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। तो ये एक और फैक्टर है जो आज हफ्ते के आखिरी दिन आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कच्चे तेल पर ज्यादा नजर रखें, इस वक्त फैक्टर वो काम करता हुआ दिख रहा है।
रुपए की शुरुआत होगी 9 बजे, वहां ज्यादा नजर रखें। आज बहुत ज्यादा फर्क आपको चीन से नहीं पड़ता हुआ दिखेगा, अनलेस कि ये 3-4% टूट जाए। आज ज्यादा फैक्टर आपके अमेरिका के काम करते हुए दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल फैक्टर्स काफी ज्यादा है। सावधानी अब भी रखना बेहद जरूरी है। यू नेवर नो कहां से कोई खराब खबर आ जाए अनिल। आजकल तो सारे ही फैक्टर्स बॉक्सिंग मैच है, कहां से मुक्का पड़ेगा पता नहीं चलता पड़ेगा। आप देखिए कल सुबह किसी ने सोचा नहीं था कि 27-30 के आसपास रुपया जाकर कमजोर होगा। डॉक्टर रघुराम राजन के जो टेन्योर है उसमें सबसे खराब प्रदर्शन कल के दिन हमने देखने को मिला है। और आप देखिए 45 पैसे की कमजोरी के साथ रुपए ने समाप्ति दी, ये अच्छी खबर नहीं है। देखना होगा आज रुपए की ओपनिंग कैसी हो सकती है, सब पर बात करेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अभी ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं आज निफ्टी पर, और 5 का पंच भी लेकर आएंगे। जी हाँ, वो 5 स्टॉक्स जो खबरों में, सुर्खियों में, जहां आज एक्शन खुलने के साथ ही देखने को मिलेगा। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। वक्त है अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी किरण यादव, इनका मानना है कि निफ्टी में बिकवाली करनी चाहिए। आपको टारगेट सेंस 7460 के, स्टॉप लॉस रखिए 7630 का। वहीं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के हिमांशु शर्मा भी कह रहे हैं कि बेचकर चले निफ्टी को। 7570 के आसपास वो बेचना चाहते हैं। उनका स्टॉप लॉस है 7615 का, 7470 पर काटेंगे अपनी मंदी। और प्रभुदास लीलाधर की वैशाली ने निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह दी है। टारगेट दे रही है वो 7580 के, स्टॉप लॉस रखिए 7450 का। ओके, और साथ ही बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किंद्रा भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 7600, 7630 ये ऊपर का लक्ष्य है, और कल के लो के आसपास 7440 पर लगा लें आप स्टॉप लॉस। और रजत बोस सीएनबीसी आवाज पर हर रोज कह रहे हैं कि उछाल में बिकवाली करिए। आज भी सुबह सुबह उनकी यही स्ट्रेटजी है, सेल ऑन रैलीज। जी हाँ, टारगेट है 7520 के, 7500 तक जा सकता है निफ्टी। 7620 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो अनिल, आज भी देखिए 3 एक्सपर्ट्स बेरिश हैं, 2 बुलिश। बिल्कुल, तो राय बटी हुई ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाजार लगातार ऊपर नीचे होता दिख रहा है। तो ऊपर की रेंज है 7600, 7625 के आसपास। नीचे सपोर्ट मिलेगा 7450, 7470 पर। ये राय हमारे 5 एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर। लेकिन अब वक्त है टॉप 5 स्टॉक्स का। शुगर शेयरों पर रखिए नजर, और आज कुछ पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही है, और वो ये कि शुगर मिलों का जो बकाया था किसानों को पैसा देने का, वो अब काफी कम हो गया है। पहले जो ये रकम 21,000 करोड़ की थी, अब घटकर 2700 करोड़ ही रह गई। इसका मतलब साफ है कि शुगर कंपनी ने इतने पैसे का भुगतान ऑलरेडी किसानों को कर दिया है। ये एक अच्छी खबर। नतीजों के लिहाज से आज का दिन बड़ा है। एचयूएल के नतीजे तो आने वाले ही हैं, लेकिन साथ ही जी एंटरटेनमेंट, एनआईआईटी टेक और इंडियन होटल्स के नंबर्स भी आने वाले हैं। कल हमने देखा था एनआईआईटी टेक में 4.5% की बढ़त देखने को मिली थी, इसी एंटीसिपेशन में कि अच्छे नंबर्स आएंगे। इंडियन होटल्स में भी एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है, और ये तिमाही इनके लिए बेटर होती है, अच्छी होती है। साथ ही जी एंटरटेनमेंट के भी पॉजिटिव नंबर्स की एक्सपेक्टेशन ट्रीट कर रहा है। मैक्स इंडिया, ये स्टॉक कल 5% ऊपर जाकर बंद हुआ, और आज बड़ा दिन है इस कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी घोषणा करेगी कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग की, और ये रिस्ट्रक्चरिंग बेहद अहम समझी जा रही है। 2 से 2:30 बजे के बीच में इसका पूरा ऐलान होगा। M&M एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए आज आपको, इसलिए क्योंकि KUV 100, जी हाँ, ये वो गाड़ी है, एक कॉम्पैक्ट SUV है जिसका आज देश भर में लॉन्च कर रहे हैं। चर्चा चल रही है कि 4 लाख रुपए के आसपास ये कार गाड़ी बिक सकती है, और इसका पेट्रोल वर्जन भी आज लॉन्च हो रहा है। तो महिंद्रा के स्टेबल में ये पेट्रोल गाड़ी भी अब आती हुई। टाटा स्टील, यूरोप के 2 प्लांट को खरीदने के लिए इनकी बातचीत चल रही है अमेरिकी कंपनी लिबर्टी हाउस के साथ। ये एक पॉजिटिव कदम। तो ये थे टॉप 5 स्टॉक्स, और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम लेकर आएंगे आपके लिए इन सारे शेयरों पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय। बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राकेश बंसल और संदीप जैन। और राकेश, ये बताइए, आज निफ्टी की हमने बात की, लेकिन क्या बैंक निफ्टी में कहीं कोई रिकवरी के संकेत दिखते हैं आपको? यदि हां, तो फिर बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स अहम है?
देखिए अनिल जी, डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी एक रिकवरी के संकेत दिखते हैं और टेक्निकली देखें तो बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू जो निफ्टी है वो ज्यादा ओवरसोल्ड है और बैंक निफ्टी के अंदर एक रैली टूवर्ड्स इजीली यहां से मेरे को लगता है कि 16,000 तक का पुल बैक कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से आपने भी मेंशन करा था कि अगर कहीं कोई शॉर्ट कवरिंग रैली बननी है तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बननी चाहिए, जो कि एक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। तो अगर हम दोनों इंडेक्स को, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को सेम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वील फाइंड कि बैंक निफ्टी ज्यादा ओवरसोल्ड है और इसमें एक ज्यादा अच्छा डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है। ओके, और बैंकिंग स्टॉक्स पर आपसे भी एक राय लेना चाहूंगा। संदीप, ये बताइए कि क्या लग रहा है, बैंक्स लीड कर सकते हैं क्या मार्केट को? बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है इनकी तरफ से। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस देखिए तो कल का दिन इन्फोसिस ने मदद करी और उससे पहले इन्फोसिस के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। क्या आज के दिन बैंक्स फॉर्म में आ सकते हैं? और अगर नहीं आते हैं तो आज बाजार की कौन मदद करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये मुझे ऐसा लगता नहीं कि बैंक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो क्लियर है कि जो इंडसइंड बैंक के भी अगर रिजल्ट्स आए तो, हालांकि दो इट वाज नॉट वेरी नेगेटिव, बट मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी साउंड नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी तो बहुत बड़ा कंसर्न है। ये अगर आप बाकी बैंक्स में देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड एसेट्स के लेवल्स है और जिस तरीके से एसडीआर्स पे बैंक्स अभी रिजॉर्ट कर रही है तो ये सारे संकेत अच्छे नहीं है। कहीं ना कहीं एक बार ठीक है शॉर्ट टर्म एक इनकी बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट आएगी, बट ओवरऑल देखिए एसडीआर या आप कंपनी में आप इक्विटी लेके कोई लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं कर रहे, क्योंकि ब्याज का काम है, ब्याज देने का काम है, लेने का काम वही करें। आप कंपनी के मालिक बन के, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई फायदा होने वाला है। तो ओवरऑल पीएसयू बैंक्स की तो हालत खराब थी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी लेवल्स बढ़ने वाले, और अगर रिजल्ट्स जो आए हैं पास्ट में भी और आगे भी अगर ठीक नहीं होते हैं तो ये चीज और भी खराब हो सकती है। तो ओवरऑल आई एम नॉट वेरी बुलिश अबाउट बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में फिर भी मैं तो ऐसा लगा सकता हूं जैसे कि इंडसइंड बैंक ही बोल लीजिए या कोटक महिंद्रा बैंक बोल लीजिए या आईसीआईसीआई बैंक, ये भी थोड़े करेक्शन पे। तो ओवरऑल बैंक्स की तो ये बात थी। और दूसरा आपने कहा कि आज कौन से सेक्टर्स मदद करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है, जो इंट्राडे वॉलेटिलिटी है या ओवरऑल जिस तरीके की रिस्क मार्केट में दिख रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी स्टॉक्स पे बिल्कुल बेट करना चाहिए। जिस तरीके से कल इन्फोसिस ने अच्छे रिजल्ट्स दिए तो ऐसा लगता है कि इवन टीसीएस भी बहुत पीछे नहीं रहेगा, कल आउट परफॉर्मेंस दिया है। अब टीसीएस भी कहीं ना कहीं कल थोड़े हरे निशान में बंद हुआ है, टेक महिंद्रा है। तो आईटी स्टॉक्स, एफएमसीजी पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आईटीसी वगैरह बहुत अच्छे लेवल्स पे है, और इवन फार्मा में भी बायोकॉन है, इन टाइप की कंपनीज है, वहां पे ध्यान दे। और शुगर स्टॉक्स तो सर्टेनली आज उसमें रहेंगे फोकस में। ये राय आती है इन सारे स्टॉक्स पर। वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स। बने रहिए हमारे साथ। एसजीएस निफ्टी पर नजर डालिए। आप देखिए करीब करीब 20 अंक ऊपर था घंटे भर पहले, और अब इतनी तेजी यहां पर नहीं देखने को मिल रही जिस तरह से कच्चे तेल में हमने देखा ऊपर से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, और एशियाई बाजारों में भी देखिए थोड़ी थोड़ी गिरावट हाई से देखने को मिल रही है। जी हाँ, एसजीएस निफ्टी अब सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट में ही गेन दिखा रहा है, 6 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है। वॉलेटिलिटी देखी जा रही है दूसरे एशियाई बाजारों में। शंघाई का मार्केट अब करीब 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको कमाई के मौके बन सकते हैं। संदीप कुछ देर पहले कह रहे थे चीनी कंपनियों में एक अच्छी रैली बनेगी, और राकेश आपसे जानना चाहता हूं कि चार्ट्स पर ये कैसे लगते हैं। मैंने देखा कल बलरामपुर चीनी ने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ। आज यहां पर अच्छी खबरें भी हैं चीनी कंपनियों के लिए, जितना बकाया इनका पहले था किसानों के ऊपर वो अब तेजी से घट चुका है। ये बताइए एक चीनी शेयर जो सबसे ज्यादा मजबूत हो चार्ट्स पर वो कौन सा है? देखिए हेमंत जी, सबसे जो मजबूत शेयर मुझे चार्ट पे लगता है वो मुझे लगता है डालमिया भारत शुगर। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और जिस तरीके से नीचे से एक्यूमुलेशन से निकला है, अगर आप बड़े स्ट्रक्चर की बात करें तो 57 से 60 एक अच्छा सपोर्ट है, और छोटे पे बात करें तो 64-65 एक अच्छा सपोर्ट है। और डालमिया भारत शुगर में मुझे लगता है 100 रुपीज के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डालमिया भारत शुगर का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इसके बाद हम देखें तो बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान, इनके भी टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छे हैं, बस स्ट्रॉन्गेस्ट जो शुगर काउंटर है वो मुझे डालमिया भारत शुगर लगता है। ओके, तो डालमिया भारत शुगर ये है बेहतरीन पिक शुगर शेयरों में अगर आपको करनी है तेजी। अच्छा, अब बाजार पर फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मयूरेश, स्वागत है आपका भी CNBC आवाज पर। सबसे पहले मैं राय लेना चाहता हूं आपसे आईटी शेयरों पर।
दो बड़े नतीजे हमने देख लिए, टीसीएस और इन्फोसिस। दो छोटे नतीजे भी देखें, मैस्टेक और सेंट। ये बताइए, इन नतीजों के दम पर कहीं कोई आपको आईटी शेयरों में तेजी या बिकवाली के मौके दिखते हैं, और क्या आप भी उस कैंप में हैं जो टीसीएस बेचकर इन्फोसिस खरीदना चाहते हैं? मॉर्निंग अनिल जी, आई थिंक क्लियरली टाइम होराइजन नजरिए पे है, तो आपका एक साल के ऊपर का नजरिया, तो हाँ टीसीएस ने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स की हम बात करें तो इन्फोसिस को लैग किया है थ्री आउट ऑफ द पास्ट 4 क्वार्टर्स। बट क्लियरली आई थिंक जो भी इश्यूज थे, लैट टाइम के रिलेटेड इश्यूज थे, लास्ट टाइम डिलीजेंट के इश्यूज थे, जो अभी भी सॉफ्ट है मैनेजमेंट के अनुसार, और क्लियरली इंडिया रिलेटेड इश्यूज और चेन्नई रिलेटेड प्रॉब्लम्स ने आई थिंक एबिट और एबिटा मार्जिन पे एक दबाव डाला। हाउएवर आई थिंक जो एक बेस इफेक्ट टीसीएस ने बनाया था, मुझे लगता है आई थिंक वंस एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स इंप्रूविंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जैसे इनके डिजिटल की फोरे है जो सिर्फ 13% है और ओवरऑल टॉप लाइन, वंस दैट स्टार्ट शोइंग इंप्रूवमेंट, एंड अगेन आई थिंक द काइंड ऑफ क्लाइंट माइनिंग दैट टीसीएस इज डूइंग, मुझे लगता है आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ गेटिंग बैक टू नॉर्मल ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स इज नॉट रूल्ड आउट। इसलिए आई थिंक मैं टीसीएस को रूल आउट नहीं कर रहा हूं। हालांकि आई थिंक इन्फोसिस के नतीजे आई थिंक फार सुपीरियर रहे हैं, इवन इन दिस क्वार्टर। आई थिंक जो इन्होंने गाइडेंस अब किया है, जैसे इनका एग्जीक्यूशन रहा है, एट्रिशन नीचे आया है, यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ाने की स्कोप है, और वैल्यूएशन प्रीमियम जो टीसीएस का कम हुआ है, वो क्लियरली दर्शाता है कि आई थिंक जो डी रेटिंग टीसीएस के काउंटर में कंपेयर टू इन्फोसिस थी, आई थिंक हैज प्लेड आउट ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स एंड क्वार्टर्स। तो क्लियरली आई थिंक पैकिंग ऑर्डर के हिसाब से इन्फोसिस विल स्टिल इन टॉप पिक्स, बट टीसीएस को मैं रूल आउट नहीं करता नील जी। आई थिंक अगर आपका 1 से 1.5 साल का व्यू हो, तो इन माय ओपिनियन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स टीसीएस का जो एक गाइडेंस है, प्लस आई थिंक जो एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, बिल्कुल। चलिए, तो ये रहा है इन आईटी कंपनियों के ऊपर आज भी नजर रहेगी। इन्फोसिस में कल की रैली के बाद क्या आज फॉलो अप बाइंग और देखने को मिलती है, लेकिन मैक्स इंडिया, क्या आप मयूरेश इस शेयर को ट्रैक करते हैं? देखिए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको याद होगा जनवरी 2015 में कंपनी ने अनाउंस किया था कि अपने कारोबार को अलग अलग हिस्सों में बांटेगी, 3 हिस्सों में बांटे जाएंगे वो कारोबार, और जो एक पहली कंपनी इस समय इस देश में प्योर इंश्योरेंस प्ले लिस्ट होगी वो होगी दरअसल मैक्स इंडिया की कंपनी। क्या इस बेसिस पर इसको खरीदना चाहेंगे? वैल्यू दिखती है क्या आपको? कल हमने देखा था दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर समाप्ति हुई थी 4% की बढ़त के साथ। मॉर्निंग में आई थिंक क्लियरली अनाउंसमेंट क्या होती है तो उसके लिए तो राह देखना पड़ेगा, लेकिन क्लियरली अगर इन्वेस्टर्स लोअर लेवल पे इन्वेस्टेड है तो मुझे लगता है इट्स अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी, जैसे इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, जैसे एक्सपेक्टेशंस है स्पेसिफिकली ऑन द लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट, आई थिंक काफी अच्छी तरह से आई थिंक पैन आउट कर रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज काफी अच्छी है। तो क्लियरली आई थिंक इन माय ओपिनियन अगर लोअर लेवल्स पे इन्वेस्टर्स होल्ड करें तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और चलिए, अब वक्त है त्योहार मनाने का। जी हाँ, आज है मकर संक्रांति, लोहड़ी भी है और पोंगल है। तो 3 बड़े त्योहार है आज, और उस लिहाज से हमारे साथ संदीप जैन है आपके लिए तोहफा लेकर। संदीप, बताइए मकर संक्रांति स्पेशल क्या है आज आपके पास? क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? ये तो बात सही है, हर स्टेट में कोई ना कोई बड़ा त्योहार है, और ये जो बताया, और उसके साथ साथ आसाम में, बंगाल में, वहां पे भी बिहू और ये सब है, तो सर्टेनली फेस्टिव मूड है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मूड पे एक अच्छा स्टॉक देके मैं कोशिश करूंगा कि इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा बनाए और इसी साल के अंदर बनाए, नेक्स्ट ईयर होने ना दे। और वैसा स्टॉक है एफएसएल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। इनफैक्ट ये स्टॉक मैंने पहले भी दिया 28-29 रुपए के लेवल्स पे, और आज करीब 38 रुपए के लेवल्स है, और कल खराब मार्केट में भी ये ग्रीन सिग्नल दिखा रहा था। और जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट्स आए इन्फोसिस के, और मुझे ऐसा लगता है मिड कैप आईटीज भी वापस से ठीक करने वाले हैं, और ये स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। और जिस तरीके की पी वैल्यूएशन है, करीब 10 के पी मल्टीपल पे, ट्रेलिंग पी मल्टीपल पे ये काम कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर दूसरे आईटी स्टॉक्स का देखें तो वो 10 प्लस है, और ये सिर्फ 1.21 पे काम कर रहा है। और अगर 3 साल की कैगेट देखें, जो नेट प्रॉफिट्स में अगर ग्रोथ देखें तो करीब 60% की आ रही है, और लास्ट ईयर की नेट प्रॉफिट ग्रोथ 23% की है, और सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे, और आने वाला क्वार्टर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बेहतरीन होगा। और ये एक आरपीजी ग्रुप कंपनी है, और करीब 100 ग्लोबल क्लाइंट्स है कंपनी के, और 46 सेंटर्स है अक्रॉस द ग्लोब। इनफैक्ट फिलीपींस, श्रीलंका, यूएस, यूके, यहाँ पे इनके ऑफिसेज हैं, और 23,000 प्लस एम्प्लॉइज हैं। तो इन सब फंडामेंटल्स को देखते हुए लगता है कि ये कंपनी बहुत सस्ती है, और आराम से 45 रुपए का टारगेट मेरे हिसाब से 6 से 9 महीने में अचीव करेगी। 6 से 9 महीने में 45 रुपए तक का टारगेट दिखा सकता है। ये वो पतंग है, मकर संक्रांति के दिन लोग पतंग उड़ाते हैं, ये वो पतंग है जो काफी ऊपर जा सकती है, ये कहना है संदीप का। शुक्रिया संदीप आपका इस पिक के लिए। और अनिल, ये पूरा का पूरा जो हफ्ता है, देखिए
हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, पूरे फसल काटी देश में जाती है। फसल काटी जाती है, उसका जश्न मनाया जाता है। लेकिन बाजार ने जिस तरह से मूड खराब किया है सबका इस फेस्टिवल सीजन की, काफी हवा निकाल दी है नहीं? जेब कटी है लोगों की यहाँ पर। लेकिन उम्मीद करें आज से त्योहारों के साथ, और वो कहते हैं कि ये अधिक मास होता है वो 14 दिसंबर से 14 जनवरी, इस बार 15 जनवरी है, तो उस समय में जनरली कोई शुभ काम नहीं होते हैं। तो शायद बाजार के भी जितने अशुभ काम होने थे, जितनी मंदी होनी थी होगी, और अब शायद बेहतर दिन आते हुए नजर आए। कई डील्स जनरली लोग अब 15 तारीख के बाद करना पसंद करते हैं, और ऐसा बाजार में भी हमने देखा है, कुछ कंपनियों ने अनाउंस किया है। बिल्कुल, तो बड़े काम अब होना शुरू होंगे, ये उम्मीद की जाएगी। लेकिन राकेश बंसल भी हमारे साथ हैं। राकेश, आपकी क्या है मकर संक्रांति स्पेशल पिक? अनिल जी, मेरी पिक रहेगी एशियन पेंट्स। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, और मुझे लगता है इसी सीरीज में ये स्टॉक एक नया लाइफ टाइम हाई लगाने का पोटेंशियल रखता है। कल के सत्र में भी आप देखें, वोलेटाइल सेशन में भी स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई थी, और अगर आप अदरवाइज भी देखें तो आज तक की हिस्ट्री में जो दिसंबर वाला क्वार्टर होता है, इसमें इसके नतीजे काफी अच्छे रहते हैं। टेक्निकली स्टॉक का चार्ट पैटर्न अच्छा है। मेरा ऐसा मानना है 865 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय किया जा सकता है, और ये स्टॉक नया हाई लगाते हुए 940 के लेवल्स इजीली अचीव कर सकता है इसी सीरीज में। ओके, और बता दूं आपको यहाँ पर कि सोमवार को इसके नतीजे भी आने वाले हैं। कल के दिन भी हमने देखा था एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली थी। कमजोर बाजार में बेहतरीन प्रदर्शन इस पूरे हफ्ते स्टॉक ने दिखाया है, नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस के चलते। तो ये है मकर संक्रांति की पिक राकेश की। संदीप की पिक हमने आपको बताई फर्स्ट सोर्स। मयूरेश से भी जानेंगे उनके पिक कुछ ही देर में, लेकिन आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय आदित्य, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहता हूं, ये बताइए मार्केट का सेटअप कैसा लग रहा है इस समय, और आज का दिन कैसा रह सकता है? तेजी वाला होगा या मंदी वाला? मॉर्निंग हेमंत। वेल, अगर निफ्टी का हम बड़ा रुझान देखें तो डेफिनेटली निफ्टी यहां से थोड़ा सा वीक हो गया है। निफ्टी ने अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक किया है। साथ ही साथ इस पूरी सीरीज में देखें तो हम कंटिन्यूसली एक शॉर्ट पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं। तो बड़ा रुझान निफ्टी का डेफिनेटली थोड़ा सा वीक है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें, 1 या 2 दिन की बात करें, तो हमको लगता है कि यहां से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। हम 1 या 2 दिन के अंदर निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से शॉर्ट कवरिंग रैली है, एक बाउंस आप देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को 7600 7620 तक लेके आ सकता है, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अगर निफ्टी 7620 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये जो शॉर्ट कवरिंग रहेगी थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है, और निफ्टी 7700 के आसपास आ सकता है। लेकिन मेरी सलाह रहेगी अगर निफ्टी 7600 7650 की रेंज के आसपास आता है तो वहां पे एक बार लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। शॉर्ट चाहे तो ना करें, एक बार के लिए थोड़ा सा अवॉइड करिए, लेकिन हाँ, लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली उस लेवल पे आके लॉन्ग पोजीशन से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। ओके, लेकिन बैंक निफ्टी पर फिर क्या यहां पर भी मौका बनता है एक रिकवरी का, या फिर बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर है? आदित्य, कैसे ट्रेड करेंगे? वेल, अनिल जी, अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी के मुकाबले काफी वीक लग रहा है। बैंक निफ्टी ने अपने एक क्रूशियल सपोर्ट को तोड़ा था 16,000 के आसपास, उसके बाद हम इसमें कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर लार्ज कैप बैंकिंग काउंटर्स को देखें, SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन किसी भी स्टॉक में कोई बहुत बड़ा बाउंस बैक नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट कोई बाउंस आ भी रहा है तो उसमें हम एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहां से बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी में आज के उछाल में कोई एक मूव आता है और बैंक निफ्टी 15,700 15,800 के आसपास आता है तो वहां पे बिल्कुल बेच के चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 16,100। हमको लगता है कि नीचे में बैंक निफ्टी 15,200 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी अभी काफी वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। चलिए, बैंक निफ्टी में कोई संकेत नहीं है आज भी तेजी के, ये राय हमारे FNO एक्सपर्ट आदित्य आपको दे रहे हैं। तो देखना होगा फिर आज कौन सा स्टॉक बाजार को संभालने की कोशिश करता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद काफी सारी खबरें हैं जिनका असर आज शेयरों पर देखने को मिलेगा, सब पर बात करेंगे। हमारे तीनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी, वेट वेल्थ के डेरिवेटिव एक्सपर्ट आदित्य अग्रवाल और आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल तकनीकी राय देने के लिए। एक स्टॉक जहां पर आज एक्शन रहने वाला है नतीजों के दम पर, और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL। मयूरेश, हमारा अंदाजा है कि 5.5-6% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, और सबसे अहम आंकड़ा नतीजों में यही रहता है। क्या उम्मीद है आपकी नतीजों से, और क्या एक नतीजों के पहले कोई निवेश का मौका बनता है लीवर में?
बार बार वही कहता हूँ, आई थिंक वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम। और जैसे एक्सपेक्टेशंस हैं, आई थिंक 5 to 6% के बीच में वॉल्यूम ग्रोथ आनी चाहिए। डेली आई थिंक सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पर्सनल प्रोडक्ट्स क्या करता है, सोप डिटर्जेंट्स क्या करता है। और क्लियरली अगर हम देखें तो जो इनपुट कॉस्ट डिफ्लेशन की वजह से ग्रॉस मार्जिन में एक्सपेंशन दिखेगा, दैट इज प्रॉब्ली गेटिंग प्लेड ऑन टू द स्टॉक फॉर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। और ये क्वार्टर में भी शायद वैसे ही प्ले आउट होगा। हालांकि आई थिंक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी सीन इज द मैनेजमेंट कॉमेंट्री। आई थिंक रूरल डिमांड कैसी है देखते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ स्पेसिफिकली इन रूरल सेमी अर्बन एरियाज कैसे देखते हैं, और कॉम्पिटिशन प्रेशर्स। क्लियरली आई थिंक पतंजलि ने जैसे एक थ्योरी किया है, दैट हैज क्रिएटेड सम अमाउंट ऑफ वीक चिंक्स इन द काइंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दैट दीज प्लेयर्स हैव, और प्राइसिंग पे भी। तो मुझे लगता है आई थिंक मैनेजमेंट कॉमेंट्री अलॉन्ग विद वॉल्यूम ग्रोथ ट्रेंड से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा। और सबसे बड़ा हेडविंड प्रॉब्लम एक्चुअल के लिए ऑलवेज हैज बीन वैल्यूएशन, जो ऑलवेज प्रीमियम पे ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है आई थिंक नतीजों की राह दिखनी चाहिए, और ये एस्पेक्ट दोनों बहुत बारीकी से देखनी चाहिए। तो प्रॉब्लम ठीक है। बिल्कुल, चलिए तो एचयूएल किस तरह के नंबर्स पेश करता है, और वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर नजर होगी, साथ ही कमेंट्री के ऊपर नजर होगी। लेकिन बाबा रामदेव फैक्टर भी अब काम करने लगा है, इस फैक्टर के ऊपर भी क्लोजली नजर बनी रहने वाली है। लेकिन मदरसन सुमी एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर एफएनओ में आदित्य आपसे राय जानना चाहता हूं। देखिए, हमने देखा था फॉक्सवैगन को लेकर जिस तरह से दिक्कतें बढ़ी थी, एमिशन नॉर्म्स के चलते यूएस में पेनल्टी लगी थी, कल उसी तरह का एक्शन रेनो में हो जाए इस तरह देखने को मिला। उनके प्लांट्स के ऊपर इंस्पेक्शन हुआ, हमने देखा 20% तक इंट्राडे में टूटा रेनो का शेयर। और ये वो कंपनी है मदरसन सुमी जो दरअसल रेनो को भी कुछ पार्ट्स प्रोवाइड करती है। दरअसल ग्लोबल ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए दिक्कत की बात है। इनके भी 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं 12 देशों में। ये बताइए, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, गिरावट हो सकती है तो कितनी हो सकती है आज? बस बिल्कुल मीन्स स्टॉक में देखें तो कल के सेशन में भी हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनते हुए देखी थी, करीब 7-7.5% से उसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था जो कि शॉर्ट साइड में था। साथ ही साथ स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो गया स्टॉक का। 255-257 एक इमीडिएट सपोर्ट है स्टॉक में। अगर स्टॉक वहां को उसको ब्रेक करता है तो नीचे में अच्छी करेक्शन इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 235-230। सो मेरी सलाह रहेगी कोई पुल बैक भी आता है तो स्टॉक में एक बार शॉर्ट पोजीशन ही बनाकर चलना चाहिए। नीचे में 230-220 के आसपास स्टॉक आता है तो वहां पे एक बार शॉर्ट पोजीशन से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली इसमें अवॉइड करिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लग रहा है। ओके, फिलहाल स्ट्रक्चर है कमजोर, तेजी की पोजीशन तो बिल्कुल न बनाए मदरसन सुमी में, लेकिन तेजी की पोजीशन बनाने की राय दी है यहाँ पर आदित्य ने कुछ शेयरों में, और उनमें सबसे ऊपर है बायोकॉन, वायदा कारोबार की टॉप पिक्स के तौर पर। बताएं आदित्य, क्या लेवल्स हैं इसके लिए खरीदारी करने की आपकी राय? बायोकॉन में देखें तो पिछली सीरीज में एक अच्छी बाउंस रैली देखी थी स्टॉक के अंदर। स्टॉक ने काफी बड़ा ब्रेकआउट दिया था 475-480 के ऊपर, और उसके बाद स्टॉक ने उस लेवल के ऊपर काफी अच्छा रैली भी देखी थी। एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी थी हमने एफएनओ में। रोल ओवर्स की दृष्टि से देखें तो काफी लॉन्ग रोल ओवर्स हमने दिसंबर से जैन सीरीज में देखे थे। उसी के साथ हमने देखा है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। स्टॉक में जरूर 3-4 दिन के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन कल के सेशन में 495-496 एक सपोर्ट लेवल था, वहां से एक पुल बैक देखने को मिला। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहां से बायोकॉन का काफी बुलिश लग रहा है। शॉर्ट टर्म में हमको लगता है कि स्टॉक 540 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं विद टारगेट ऑफ 575-580। तो यहां से हमको लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से 495 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन आकर चल सकते हैं विद शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 540। चलिए, तो बायोकॉन में तेजी करने की राय। आपको यह भी बता दूं कि अगला हफ्ता बायोकॉन के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 21 तारीख को बृहस्पतिवार को इनके नतीजे आने वाले हैं, और एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही हैं कि शायद 15.5% मुनाफा बढ़ सकता है। 105 करोड़ रुपए का फिगर बाजार में इस समय चल रहा है। सीएनबीसी आवाज का भी पोल यही कह रहा है। 20% से मुनाफा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 20% से बढ़कर करीब 22% के आसपास आ सकते हैं। तो इस स्टॉक में कल इसी खबरों के चलते तेजी देखने को मिल रही थी। लेंगे ब्रेक के बाद भी स्टॉक्स पर चर्चा जारी रहेगी। बताएंगे आज कौन से शेयर हैं जो सबसे ज्यादा एक्शन दिखा सकते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं उन शेयरों की जहां पर आज खुलने के साथ एक्शन देखने को मिलेगा। राकेश बंसल, आदित्य अग्रवाल और मयूरेश जोशी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एडीएजी शेयरों पर आपसे राय लेना चाहूंगा। राकेश, अगला हफ्ता इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर्स आने वाले हैं एडीएजी कंपनियों के। रिलायंस पावर के मंगलवार को, रिलायंस इंफ्रा के बुधवार को, रिलायंस कैपिटल के बृहस्पतिवार को, और शुक्रवार को रिलायंस कम्युनिकेशन के। ये बताइए चार्ट देखकर आपको कैसे लग रहे हैं एडीएजी शेयर, और इन सब में सबसे मजबूत कौन सा लगता है?
लगता है राकेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन चलिए यही सवाल मयूरेश से पूछते हैं। मयूरेश, एडीएजी पैक में सबसे मजबूत कौन सा शेयर है? नहीं, क्लियरली अगर हम डीलेवरेजिंग की बात करें और जैसे बातें चल रही है, आई थिंक रिलायंस इंफ्रा में एक बहुत बड़ी तेजी देखी थी हमने, लेकिन क्लियरली आई थिंक नंबर्स थोड़ी सॉफ्ट ही रहेंगे सारी कंपनियों के लिए। रिलायंस पावर की हम बात करें तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। हाँ, आई थिंक क्रॉस सब्सिडी रियलाइजेशन से उनको आई थिंक जो एरियर्स हैं उसमें थोड़ी एक राहत मिलेगी, बट क्लियरली आई थिंक कोर बिजनेस परफॉर्मेंस अभी भी आई थिंक वीक रहेगा। आरकॉम के लिए स्पेसिफिकली इज द सेम स्टोरी। आई थिंक अगर आप केपेक्स ओपेक्स की बात करें, अगर हम कोर बिजनेस की बात करें इन टर्म्स ऑफ आरपूस, हमें अभी भी लगता है आई थिंक that can be extremely weak, specifically results के point of view and specifically in terms of Reliance Infra as well. अगर हम देखें apart from the deleveraging story that is probably getting played out, मुझे लगता है I think core performance सारी कंपनियों के लिए थोड़ा weak ही रह सकता है। So on that point of view probably हम at this point of time पूरे पैक पे ही neutral है। We'll probably look at results and within the pack अगर देखना ही है तो I think we'll then have a look at Reliance Infra, deleveraging कैसे होती है और कैसे cash flows improve होते हैं if the deleveraging happens and probability of their core business probably expected to do. ओके, आदित्य, आपकी क्या राय होगी अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों पर? क्या कहीं खरीदारी के मौके होंगे, खासतौर से रिलायंस कम्युनिकेशन में? वेल, अगर सारे एडीएजी स्टॉक्स में देखें तो अच्छे पुल बैक के बाद एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो भी किसी का बहुत ज्यादा वीक नहीं हुआ है। आर पावर अपने सपोर्ट के आसपास खड़ा है। सिमिलरली अगर आर कॉम में देखें तो 72-71 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार ट्रेडिंग के लिए 72 कोई भी एक डिप आता है 74-75 के पास स्टॉक मिलता है तो एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे आर कॉम में एक बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस और पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 72 ऊपर में ऑब्वियस हमको लगता है 84 से लेकर 88 तक के लेवल इसमें वापस देखने को मिल सकते हैं। राकेश, टेलीकॉम कंपनियां देखिए यहां पर खराब खबरों का सिलसिला जारी है और ये शेयर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं। मैं कल ही देख रहा था आइडिया के शेयर ने नया 52 वीक लो छुआ था। टेलीकॉम कंपनियों के लिए आज दो बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं, खबरें हैं। एक तो कॉल ड्रॉप के ऊपर 2 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है और दूसरा स्पेक्ट्रम प्राइसिंग के ऊपर टीआरएआई अपनी सजेशंस देगा। देखना होगा जो नए स्पेक्ट्रम ऑप्शंस होंगे उसमें क्या प्राइसिंग तय होती है, पिछले ऑक्शन से ज्यादा रखी जाती है या कम रखी जाती है। बहरहाल ऑक्शन का खबर क्या और इन दोनों खबरों का असर इन स्टॉक्स पे देखने को मिल भी रहा है पिछले कुछ दिनों से। चार्ट्स पर ये कैसे लग रही हैं दोनों कंपनियां और ज्यादा कमजोर कौन सी है? देखिए हेमंत जी, चार्ट्स देखें तो चार्ट्स पॉजिटिव नहीं है और कमजोरी क्लियरली हम देखें तो आइडिया के अंदर देखने को मिल रही है। जैसे आपने अभी मेंशन भी किया है, एक नया 52 वीक लो लगाया है स्टॉक ने। 125 का एक इमीडिएट बहुत बड़ा सपोर्ट बड़े चार्ट पर है, उसको क्रैक करा है। इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी खराब है और टेक्निकली देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 105, 107 आइडिया पे आता है। भारतीय का भी ट्रेंड डाउन है बट टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं है जितना खराब आइडिया का है। भारतीय में नीचे की तरफ देखें 295 से लेकर 300 एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है, बट अगर कहीं शॉर्टिंग करनी हो तो उछाल पे आइडिया में बिकवाली करनी चाहिए। चलिए, तो उछाल में बिकवाली करें, आइडिया में। आरकॉम तो मजबूत है ही, वहां तो बिकवाली करनी नहीं है, निचले स्तरों पर खरीदारी करनी है और भारतीय नो ट्रेड जोन में। लेकिन बड़ा दिन है टेलीकॉम शेयरों के लिए, तो थोड़ी सावधानी रखना जरूरी। वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ढेर सारा एक्शन होगा आपके लिए। प्री ओपनिंग सेशन में हम शुरुआत करेंगे बाजारों की, हम शुरुआत करेंगे रुपए की, जहां पर कल जबरदस्त कमजोरी हुई है और 28 महीनों के निचले स्तर पर करेंसी हमारी पहुंच गई है। तो जहां से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, निफ्टी वहीं पर आ गई है और जहां से रघुराम राजन गवर्नर बने थे, रुपया भी लगभग उन्हीं लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। तो करेंसी मार्केट पर हम नजर रखेंगे। इसके अलावा हम आपके लिए लेकर आएंगे ब्रोकरेज हाउस की राय कि किन शेयरों पर आज ब्रोकरेज हाउस ने अपनी नजर बनाकर रखी और साथ ही आपका पसंदीदा कार्यक्रम स्टॉक 2020 आज कौन से हैं वो बेहतरीन 20 ट्रेडिंग आइडियाज, उसका भी हम आपको रिकैप देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।